अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, डिफरेंसेस, कदूरतें, लड़ाइयाँ सियासत का एक शेवा बन चुकी हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सियासत, जिसको पॉसिबिलिटीज़ का नाम दिया जाता है, यानी पॉलिटिक्स इज़ द नेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, अब वो इम्पॉसिबिलिटीज़ का नाम बनती चली जा रही है। ऐसा लगता है एक दूसरे से बात करना नामुमकिनात के अंदर हो गया है। एक दूसरे के साथ बैठ कर आराम से बात करना तो और भी ज़्यादा नामुमकिनात के अंदर हो गया है। और जब ये नामुमकिनात में चला जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इफेक्ट पड़ता है पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के माशरे पर, पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी पर। और यही सब कुछ होता हुआ हम लोग आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। लेकिन डिफरेंसेस, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को तानाजानी का निशाना बनाना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर रच बस किया है। लेकिन मामला आगे लेकर जाना है और अगर पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई सफ़र कर रहा है तो मैं हूँ, आप हैं, यानी हम अवाम और पाकिस्तान। सियासत तो चल रही है लेकिन पाकिस्तान का बाकी सिस्टम थम कर रह गया, रुक कर रह गया। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन जाती चली जा रही है। और ऐसी सूरत हाल में एक ही तरीका है और वो तरीका वही है जिसके हवाले से कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब हो गए, जरदारी साहब ने बात की इस हवाले से, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बैक डोर डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सियासत के अंदर नफ़रतों की बात तो होती है, क्या पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की बात भी हो सकती है? क्या एतमाद के फुकदान को कम करने की बात भी हो सकती है? आज अपने शो में आजमा कर देखते हैं कि क्या अगर हम मिलकर बैठने की बात करें तो मिलकर बैठने की बात होगी या नहीं होगी। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ आलिया हमजा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने ज्वाइन किया। इनामुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। सबसे पहले न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। हुकूमत ऑब्वियसली रियासत को रिप्रेजेंट करती है और मुझे एतजाज़ साहब की वो नज़म याद आती है, रियासत होगी माँ के जैसी। तो अक्सर औक़ात एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि बात करने में, तमाम चीज़ों की पहल करने में हुकूमत का सबसे पहला कदम होगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत जिसके ऊपर एक कदम पीछे हट सकती है, और वो कौन सी चीज़ें आपकी नज़र में जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कदम पीछे हटना होगा? देखिए जी, बात ना तहरीक इंसाफ के हटने की है ना मुस्लिम लीग नून के हटने की है। जिनके हटने की है वो किस एजेंडा पे नहीं हट रहे या नहीं पीछे हो रहे। इस मुल्क के साथ बदकिस्मती क्या है? इस मुल्क के बदकिस्मती यह है कि इस मुल्क में सियासतदानों को हमेशा मुख्तलिफ हालात में घेर के अपनी मकसद और अपनी रजा के मुताबिक इस मुल्क को चलाया गया है। और इस मुल्क को चलाने के लिए ये कौन कौन से एजेंडे पे कौन कौन काम कर रहे, इसका आज तक किसी ने कोई पता करने की कोशिश ही नहीं की। वो कौन सा बम गिर गया था असेंबलियों के ऊपर जो आपको तोड़ने पर मजबूर कर दिया था? ये क्वेश्चन कोई भी नहीं सामने ला रहा, कोई पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं ये सवाल न्याजी साहब, इसका एक ही मकसद है। साहब आलिया साहिबा की तरफ ले जाते हैं, ये सवाल उनसे पता कर लेते हैं क्या मकसद था। मेरी बात पूरी मुकम्मल हो लेने दे। जी कर, जी बात मुकम्मल हो लेने, मैं खत्म करने लगा हूँ। बात मुकम्मल कर। सवाल पहले एजेंडा क्या है? एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी रहे, हर किस्म का फसाद इस मुल्क में बढ़ने और उसको मैनेज करने की जो सूरत हाल हो रही है, इसके मकासद कुछ और है। अब बोले आलिया बीबी को। न्याज साहब, ये मकासद जो है ना वो ताली दो हाथ से बजती है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊंगी, लेकिन पहले आपका सवाल मैं जरा आलिया साहिबा की तरफ ले जाऊं। आलिया, क्या वजूहात थी असेंबलियां तोड़ने की? अब आप कहते हैं कि हमारी वजूहात ये थी कि जाहिर सी बात है दो बड़े सूबों की असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं तो नेशनल असेंबली कभी रहने की तुक नहीं बनती है। लेकिन न्याज साहब कहते हैं आपका मकसद ही इंतशार था, आपका मकसद ही अनारकी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनीका। अनीका, मेरा एक सवाल है इनाम साहब से। मुझे सिर्फ इनसे ये पूछ के पता है कोई गैर आइनी कदम उठाया था हमने? कौन सा गैर आइनी कदम उठाया था? चले इतना आज इनको लग रहा है कि इमरान खान ने ये क्यों किया था, तो उस वक्त रिव्यू कर देते ना। रिव्यू में कोई गया था? उस वक्त तो ये छलांगे मार रहे थे, उस वक्त तो ये लोग कह रहे थे वाह वाह वाह, यहाँ पर जो जानिबदार आए हैं, जो गैर जानिबदार न्यूट्रल इन्होंने हमें यहाँ पर जो केयर टेकर्स दिए थे जिनकी अब मुद्दत ख़त्म होने लगी, ये तो चाहते थे कि वो लोग आए, क्योंकि उस वक्त इनको ये लगता था कि पंजाब में किसी तरह तो हमें हुकूमत चाहिए। क्या आपको वो क्लिप्स याद नहीं है?
जमात पार्टी ने आकर क्या कहा था, आप 2 के असेंबलियां तोड़े, हम पूरे मुल्क में इलेक्शन कराते। आज क्या हो गया, आज क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? मैं ये भी नहीं कहती, छोड़ दें, इनकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक एक करके इनके सामने आ रही हैं। आज रियासत जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है मैं ज़रा आपको बता दूँ। यहाँ पर अपने रियासत के लोगों को नंगा किया जाता है, पहले उनको बेलिबास किया जाता है, उल्टा टांगा जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, उनके घर वालों को उनकी वीडियोस भिजवाई जाती हैं। या औरतों के ऊपर लाठी चार्ज होता है, औरतों के ऊपर टेयर गैस की शेलिंग होती है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया जाता है, हमारे लीडर के घर के ऊपर हमला होता है, हमारे घरों के ऊपर हमला होता है। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? यानी मुझे आज ये बता दे, इस मुल्क में ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना किसी का घर महफूज है, ना कोई बंदा महफूज है, ना किसी की इज्जत महफूज है। यहाँ पर आपने एक बंदे के ऊपर 122 मुकदमात कर दिए, पता क्या चला? तौहीने अदालत, तौहीने IMF, तौहीने मिनरल वाटर, तौहीने फलाना 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 कर दे। कोई एक आपको उसके ऊपर मिला कोई एक चीज? यहाँ पर ये कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। मुझे ये बता दे, वो पार्लियामेंट सुप्रीम का नारा तब कब था जब पिछले साल इन्होंने जाकर खुद सोमोटो लेने के ऊपर भंगड़े डाले तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उस वक्त वो पार्लियामेंट सुप्रीम का प्रति नहीं, लेकिन आलिया मसला अब ये है कि ये तफरका बहुत है। नहीं आलिया, कोई भी नहीं है, कोई तफरका नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है सारे, क्योंकि अब कोशिशें हो रही है ना बातचीत कराने की, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की बात तो करना पड़ेगी। बात सुने, बहरान सारे पैदा किए गए, ये पैदा करदा बहरान है। ठीक है, आप इवन IMF का बहरान देख ले, वो भी पैदा करता है ना अहली की वजह से। आप माशी बहरान देख ले, वो भी पैदा करता है ना अहली की वजह से। आप आईनी बहरान क्या, अदालती बहरान भी देख ले, आज ये पैसों का बहरान भी देख ले। यानी इन्होंने आइन ना हो गया कोई, वो जिसे कहते हैं ना नाक, वो जो मोम की वो हो गया कि जिसको जहां चाहेंगे कि मरोड़ देंगे। ना आर्टिकल 81 देख रहे हैं, ना 84 देख रहे हैं, ना 199 देख रहे हैं, ना 224 देख रहे हैं, ना 218 देख रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत पर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि गवर्नमेंट गलत पर है। ये गलत पर समझने तक तो समझ आती है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीबडी हैज़ देयर ओन टेलीस्कोप, वो उसी नज़र से देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये ज़ातियात तक मामलात पहुँच रहे हैं, ये ज़ाती अनाव तक मामलात पहुँच चुके हैं। और इस बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो पाकिस्तानी अवाम है जिसको आटे की लाइनों में लगना पड़ रहा है, वो पाकिस्तानी अवाम है जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली देख रहा है। ऐसी सूरत हाल में आपकी नज़र में क्या ये कब तक ये जो है लफ्जी जंग, एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी कब तक चल सकती है? हाउ लॉन्ग कैन वी सर्वाइव दिस? देखें अनिका, बात यह है कि इट इज़ वेरी सीरियस सिचुएशन। आई विश कि हमारे पॉलिटिशियंस अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मुल्क में इस वक्त ना आइन को कोई मान रहा है, ना उनके हुक्म की तामील कर रहा है। अब पार्लियामेंट एक अपने ऑर्डर्स पास कर रही है और हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या इस वक्त हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये हमें सोचने की बात है। टुडे इज अ डे, एवरी डे वी आर गेटिंग इनटू अ बिग, वो जो कहते हैं खाई में गिर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं। हर एक अपनी पार्टी अपनी पॉइंट स्कोर कर रहा है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की आइन की बात करते हैं, उसको किसने करना है? इशू ये है, देखें अनिका, कि पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन की हुई है, आइन बनाया हुआ है, आइन की तशरीह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो तशरीह करता है। उनके ऑर्डर्स को किसने इम्प्लीमेंट करना है? उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना है हुकूमत पाकिस्तान ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने। उनके पास अपनी कोई पावर नहीं है सिवाय ऑर्डर्स पास करने के। सेकंड, अवाम ने अपने नुमाइंदे चुन के नेशनल असम्बली में भेजे, नेशनल असम्बली ने अपना लीडर बना के चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाया और कैबिनेट बन गई। उनको ऑथराइज किया कि आप अब हमारे बिहाफ पे फैसले करें। अगर इस वक्त जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ये वो गए, आज देखें ना, कल आपके इंटीरियर मिनिस्टर क्या कह रहा है, 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा, क्लियरली बोल, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, नहीं होंगे। आई मीन इज दिस द वे यू टॉक एट द इंटीरियर मिनिस्टर। फिर उसके बाद देखें, जब एक हुकूमत का काम है कि अब इस वक्त आप कहते थे स्टेट बैंक के आपने उसको गिरवी रख दिया, IMF को दे दिया, वर्ल्ड बैंक, आज हम उनको ऑर्डर खुद पास कर रहे हैं जी, वो हुकूमत से परमिशन लेगा। व्हाट इज दिस? थर्ड बात ये है कि इस वक्त फैसला हुकूमत ने और कैबिनेट ने करना है।
इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, बिकॉज उन्होंने ऑथराइज किया हुकूमत बना के, प्राइम मिनिस्टर बना के कि रूटीन जो ये फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करी, ही इज रिस्पांसिबल फॉर इट। राइट, इसलिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट का क्या काम है जहां लेके जा रहे हैं। पार्लियामेंट कह रही है हम नहीं करते हैं, इज इट पॉसिबल? व्हाट रोल? इट इज अ पॉलिटिकल गेम। वी हैव टू वेरी केयरफुल कि मुल्क को बचाने के लिए ये चीजें अभी मूव हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सिराजुल हक और जो लोग अभी फॉरवर्ड आ रहे हैं, ये एक हल है, ये एक हल है। और वो हल निकलता है या नहीं निकलता है, मैं आई टॉक टू सिराजुल हक साहब ऑन मंडे, तो उस टाइम पर उनके माइंड में भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर इख्तलाफात की बात तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़े आराम से हो जाती है, लेकिन न्याज साहब पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करना बड़ा ज़रूरी है। आपके सामने है, बड़ी मुश्किल से इस मुल्क की जमहूरियत ने ये कुछ साल अनइंटरप्टेड गुजारे हैं, एंड श्योरली ना आप ये चाहते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है, ना पीपल्स पार्टी ये चाहती है, ना JUI ये चाहती है कि ये जो बिल्कुल तसलसल के साथ जमहूरियत चल रही है इसके अंदर कोई ब्रेक आए। ऐसी सूरत हाल में पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन तो आना चाहिए ना। ये जो टिकिंग टाइम बॉम्ब है हमारा सियासत का, इसमें आपकी नज़र में पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है क्या? इंतखाबात 14 मई को नहीं होने तो कब होने हैं, और 14 मई को क्यों नहीं होने हैं, और 8 अक्टूबर को भी होने हैं या नहीं होने? ये इतने सारे इब्हाम ऑटोमेटिकली जलती पे तेल का काम करते हैं। मोहतरमा, मुझे तकरीबन 30 to 35 इयर्स हो गए पॉलिटिक्स के अंदर। मैं एक सियासी घराने से तल्लुक रखता हूँ। मैं अगर मेरे पास कोई मेडल होता ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडल, जैसे फौज में निशान हैदर है या इस किस्म का पाकिस्तान का मेडल कोई होता, तो सबसे पहले मैं तहरीक इंसाफ के माथे पे लगा के आता वो मेडल, क्योंकि इतने अजीम लोग हैं, इनसे कभी सच आप अपना जवाब निकलवा के देख ले। आप इन जैसी बात का जवाब निकलवाने की असेंबली तोड़ी क्यों है? ये जवाब निकलवाने असेंबली तो इस्तीफा क्यों दिया? जवाब निकलवाने। आप बात इधर की करेंगे इंडिया की, ये अमेरिका में जाके जंग लड़नी शुरू कर देंगे। आप अमेरिका की बात करेंगे तो चाइना में जंग लड़नी शुरू कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मैं इनके इस टेम्परामेंट पे और इनकी काबिलियत पे और इनके इस खसूसियात पे यकीन करें, मैं सल्यूट करता हूं कि ये बड़ी अजीम कौम है। मुझे 30-35 ईयर्स पॉलिटिक्स में हो गया, मैंने ऐसी सियासत जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने जेलें देखी है, मैंने मार्शल देखे हैं, मैंने मार्शल के तशद्दुद देखे हैं, सब कुछ देखा है। जेलों में मुशर्रफ के तशद्दुद देखे, सब कुछ। जितनी अजीम कौम ये है तहरीक इंसाफ की, ये मैंने आज तक कभी कहीं निशाना नहीं देखा। अब आज क्या आती है, बात आती है कि इस मुल्क में अफरा-तफरी कौन मचा रहा है। मोहतरमा, मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, मैं उसको थप्पड़ मार जाता हूँ, उस बंदे को क्या करना चाहिए ये आप बता दें मुझे। उस बंदे को खामोशी से घर चले जाना चाहिए, और थप्पड़ मारने वाले मेरे जैसे बंदे को छूट मिलनी चाहिए कि मैं 10 थप्पड़ किसी और को भी मार दूं। सवाल पैदा होता है, ये अफरा-तफरी, ये सब कुछ किसने शुरू किया, कौन जिम्मेदार है इस बात का? सब अगर ये मान लिया जाए कि इंतशार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है, सवाल ये पैदा होता है ये इंतशार खत्म कौन करेगा? देखिए, क्वेश्चन बड़ा अपना आपका बड़ा डिफिकल्ट किस्म का क्वेश्चन। देखिए, इंतशार खत्म करने की जहां तक बात है, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं मैं इंडिया के साथ, मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, मैं 10 घंटों के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लूंगा, मैं 14 डकैतों के साथ नहीं करूंगा। और भाई साहब, कौन चोर डकैत? इमरान खान साहब आए मेरे सामने बैठ के बताएं, चोर डकैत है कौन? तो चोर डकैत इमरान, मैं बताता हूँ, तुम्हें पता है कि मुझे पता है चोर डकैत कौन है और कैसे चोर डकैत बनते हैं, और कौन डकैती करता है, अली बाबी बन के साफ सुथरा इबादत गुजार बैठता है। आलिया कुछ कहना चाह रही हैं? इस बातों को खुलने, इस बात
ठीक हो गया, और मैं सही हो आपको गया। बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन इज, ये जो नारे लगते हैं ना जिस वक्त, चोर 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 चोर, लोगों की तवज्जो बांटने के लिए कि वो तो चोर है ही है, अपनी चोरी छुपाने के लिए, ठीक हो गया नियाज साहब। इनकी बीवी की चोरी छुपाने के लिए, इमरान की अपनी चोरी छुपाने के लिए लोगों को चोर 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 कहना शुरू कर दो। चले, I'll take Alia's reply on that. तुम आज साबित कर सके हो। ठीक हो गया। आलिया बहुत लंबी चार्ज शीट है। मैं पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन की तरफ आना चाह रही हूँ, मैं हल की तरफ आना चाह रही हूँ। मसाइल वाकई में बहुत सारे हैं, मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद कोई नहीं है। बातचीत जहाँ से जो क्वार्टर शुरू करना भी चाह रहे हैं, जैसे सराज उल हक साहब हैं और भी कुछ लोग हैं जो कि बातचीत करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बातचीत करने में ही इतनी हॉकिश अप्रोच है दोनों अतराफ से कि मुझे वो लगता नहीं है कि जैसे वो बातचीत भी किसी तरीके से कामयाबी की तरफ जाएंगी। आलिया, मुझे अनीका एक बात बताएं, मतलब कहाँ से बात शुरू होती है और कहाँ पर ये लोग ले जाकर बात ख़त्म करते हैं। मैंने एक सादा सा सवाल किया था, इन्होंने कहा असेंबलियाँ टूटेंगी कैसे टूटी, क्यों तोड़ी, तो मैंने कहा कोई गैर आईनी काम किया, अगर आप बता दें, नहीं तो आप रिव्यू में चले के उसको रिवर्स करवा देते, इसमें कौन सा ऐसा इबाम की बात है। उसके बाद सवाल तो इन लोगों से होना चाहिए, हुकूमत में तो ये बैठे हैं, बर्बादी के जिम्मेदार तो ये हैं, हर तरह के बहरान इन्होंने ले आए, 25 लोग आटे की लाइनों में मार दिए। आज से 1 साल पहले एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 10 लाख का आपकी हेल्थ इंश्योरेंस मिलती थी, आज एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको 2 आटे की बोरियां और साथ मौत मिलती है। और मैं इनको क्या बताऊं, एक्सपोर्ट्स आपने गिरवा दी, रेमिटेंसेस आपने गिरवा दिए, 300 का डॉलर और $1 का 1 लीटर पेट्रोल आपने कर दिया। उसके बाद आकर इमरान खान से जान नहीं छुटती इनकी। मतलब इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि 14 पार्टियां उसके पीछे, 137 मुकदमात उसके ऊपर, उनमें से किसी एक मुकदमे में आप ₹1 की करप्शन नहीं साबित कर चुके। बाकी आपके लीडरान के ऊपर जो है जरदारी साहब ने उन पे मुकदमे बनाए, उन्होंने जरदारी साहब पे मुकदमे बनाए। आज दोनों हाजी परहेजगार होकर हाथ मिलाकर बैठ गए। अगर इमरान खान ना आता तो तब भी एक का पेट फाड़ रहा होता और दूसरा दूसरे को लाड़काना की सड़कों पे घसीट रहा होता। मैं आपको ये बता दूं, ये अवाम अब इन बातों में आने वाली नहीं है। अवाम, इन्होंने कहा ना इमरान खान को वजीर आजम बना दो, भाई कोई खुद से वजीर आजम बन सकता है जब तक अवाम ना चाहे। मुझे ये बता दे, आप चले जाए ना, रोज आकर हमें बताते इमरान खान कुछ नहीं है, इमरान खान ने ये कर दिया, 1 साल में ₹1 आप उसके ऊपर प्रूफ नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग निकाली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पर खच्चे उड़ा के रख दिए FIA की रिपोर्ट के। उनको कहा जाओ जाकर बताओ कोई स्टेट बैंक ने कोई फॉरेन फंडिंग निकाली है इसके ऊपर। तोशा खाना निकाला, आज पता ये चला कि 1947 से लेकर 1990 का रिकॉर्ड ही गायब है। बाकी रिकॉर्ड निकाला तो चोर कौन निकला? इनकी अपनी पार्टियां निकल आई ना, और पता ये चला कि इनके लीडरान को तोशा खाना कहीं नहीं पता और तोशा खाना के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता। और रोज हमें आकर घड़ी सुनाते। नहीं, एक सेकंड अनीका, नहीं अनीका, देखे मेरी एक बात सुने, मुझे 1 मिनट पहले बात कंप्लीट करने दे। उसके बाद ले आए टेरियन वाइट का केस, टेरियन वाइट का केस भी इनका आगे जाने लगा तो मुफ्ती साहब को लिया। मुझे आप ये बताएं, यहाँ पर अली अमीन पे 2 आज बेल्स हुई हैं, तीसरी कोर्ट में उसको पेश करने के लिए ले गए हैं। वहां पर अली जो जैदी है, अली जैदी के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्जेस ही नहीं है। यहाँ पर 1 सेकंड नहीं, मेरी एक अर्ज सुन ले आलिया, एक तरफ फ्रांस और जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर लड़ ली। अनीका, मुझे मैं आपको पूरा चांस दूंगी, बस मेरी एक अर्ज सुन लें कि फ्रांस और जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर लड़ ली, एंड पे बातचीत हुई। आप लोगों की बहुत डिफरेंसेस हैं, नो डाउट अबाउट दैट, और मैं ये रिकॉग्नाइज कर रही हूँ कि मिसट्रस्ट भी बेशुमार है, लेकिन कहीं तो बैठना पड़ेगा ना, कहीं तो बैठेंगे, किसी पॉइंट पे तो बैठेंगे। आप मतलब मुझे ये समझ नहीं अनीका, मतलब मैं समझती हूँ आप माशाल्लाह काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड होती हैं। मुझे ये बता दें, PTI ने किस वक्त कहा है कि हम भाग रहे हैं इससे टेबल टॉक से? किस वक्त हमने कहा है? हमने तो कहा है ना, हम तो टेबल टॉक कर रहे हैं। हमने तो यहाँ तक पेशकश की थी कि चले मिल बैठते हैं, कोई आईनी तरमीम करते हैं। तो भाग कौन रहा है? क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं कराने। एक आता है इमरान खान पहले माफी मांगे। भाई किस चीज की माफी मांगे? मुल्क तबाह तुमने किया, माफी इमरान खान मांगे तो हम टेबल पे बैठेंगे। वहां से मौलाना फजलुर रहमान आते हैं, वो आकर हमें ये सुनाते हैं इमरान खान तो कोई एंटिटी ही नहीं है, उससे तो मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। तीसरे राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, वो आकर कहते हैं और
धौंस देते हैं ये स्टेट बैंक वालों को कि अगर तुमने 21 अरब रुपए किया तो रिकवरी तुम लोगों से होगी। मतलब मुझे आज ये बता दें कि गुंडागर्दी चल रही है इस मुल्क में, तो आप हमें ये कह रही हैं कि जी वर्ल्ड वॉर के बाद हमें बैठना चाहिए। हम मांग क्या रहे हैं? मतलब हम कोई NRO 2 मांग रहे हैं? हम इनसे ये कह रहे हैं हमने तो सह लिया ना, 1 साल सह लिया, 1 साल और सह लेंगे। मुझे आज ये बता दे कल को हमारी हुकूमत आती है, मैं एक सादा सवाल, न्याजी साहब के लिए इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना, तो मेरे जैसा जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, आपसे एक सादा सवाल करती है। हम आते हैं अगले साल हुकूमत में आते हैं 2028 के अंदर, हम एक कानून पेश करते हैं, हम भी करारदाद पेश करते हैं, हम भी पार्लियामेंट को ऐसे यूज करते हैं, हम कहते हैं नहीं देंगे इलेक्शन के पैसे, अगले 100 साल तक इलेक्शन नहीं कराएंगे। क्या कर लेंगे आप? ऐसे ये क्वेश्चन मैं न्याज़ साहब की तरफ लेकर जाऊंगी। में जमहूरियत है, आमरीयत नहीं है। और दूसरी बात, एक सेकंड, ना दूसरी बात, ये डेट क्यों नहीं देते? पहली बात है इन्हें डेट देने में मसला क्या है? ये टेबल पे बैठकर दे। कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस वाली बात नहीं है, यानी वी नो डिफरेंसेस बहुत शदीद हैं, वी नो कि एक दूसरे के ऊपर ज़ाती हमलों तक पहुंच गया बात, और बहुत अरसे से पहुंच गई है, और अब ये ईगोज़ की बात आ गई है, मरने मारने की बातें आ गई हैं, इंतखाबात नहीं कराएंगे की बात आ गई है, ज़िद की बात आ गई है, अड़ी की बात आ गई है, लेकिन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की बात नहीं आ पा रही है। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हो भी जाएं, जो कि होने चाहिए आइनी हिसाब से, आइन की मुद्दत के हिसाब से होने चाहिए, बट इंतखाबात हो भी जाएं तो हम लोगों को सुकून और सब्र और इस्तकामत तो सियासत के अंदर फिर भी नजर नहीं आएगी। देखें अनिका, बात ये समझने की है कि इस तरह तो मसला हल नहीं होगा। पहले बिल्कुल PTI कहती थी, इमरान खान कहते थे कि मैं नहीं बैठूंगा, इंतजार नहीं बैठूंगा, बट नाउ अगर उन्होंने एहसास कर लिया कि इट हैज़ टू बी अक्रॉस द टेबल, तो अब हुकूमत ने कहा जी कि हम नहीं बैठेंगे, मरियम नवाज ने कहा किसी हालत में हम नहीं बैठेंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं जी माफ़ी मांगी जाए। बात यह है कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हालात को नॉर्मलाइज करना। मैं हमेशा कहता हूँ इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि, और मौलाना फजल रहमान को तो आई डोंट काउंट इन पॉलिटिक्स, ये सारी पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो है मौलाना फजल रहमान थी, ही द पावर हंगरी मैन। उन्होंने वहाँ अपना गवर्नर लगाया हमजुल्फ, उसके बाद उन्होंने अपने दामाद को वहाँ का मेयर लगाया हुआ है, बेटा उनका कम्युनिकेशन मिनिस्टर जिसको ABC नहीं पता इंजीनियरिंग की, और वो खुद मदद से इंजॉय पार्क से कवरेज कर रहे हैं। बात यह कि नाउ इज द टाइम, अगर आज नहीं बैठेंगे तो कब बैठेंगे? जब पाकिस्तान खुदा न खासा बिल्कुल कहीं दीवार पर लग रहा है। याद करें आर्मी जो है वो एपॉलिटिकल है, लेकिन टू अ लिमिट। ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि वो जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुदा न खासा थ्रेट होगा, तो आर्मी विल इंटरवीन, बेचाहे वो उनको जबरदस्ती बिठाए। बात यह है कि नाउ व्हेन PTI इज रेडी, 13 पार्टीज वर्सेस 1 पार्टी, इनको खुद ख्याल होना चाहिए कि ये बैठें। और अभी सराजुल्लाह की बात करें, जरदारी साहब ने बात की है, जरूर बैठें, ओपन डायलॉग पे चले जाएं, ओपन डिस्कशन करें कि सारे इलेक्शन की बात करेंगे। आई फील के जनरल इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, आई ऑल्सो सी, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू गिव एंड टेक। अगर PTI एग्री करती है कि ठीक है जी अगस्त में इलेक्शन करा लें, तो देन PDM को भी ये कहना होगा कि किसी के अक्टूबर में 2 महीने आगे आ जाते हैं, एंड देन एटलीस्ट। लेकिन उसके साथ ये बहुत खतरनाक सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। आई एम बार बार रिप्लाई कर रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा, पाकिस्तान के आइन से मत खेलें। इसको आइन को हमने सब ने, जितने पॉलिटिशियंस हैं असेंबली में, आर्मी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने इसकी कसम खाई हुई है, ओथ लिया हुआ है। इसलिए इसके लिए आज बैठे, ये छोड़ दें अना का मसला। राइट, प्रॉब्लम ये है कि PMLN के बाद वो बताने के लिए कुछ नहीं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, जिसकी वजह से। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी ब्रिगेड साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिलकर बैठना तो अल्टीमेटली पड़ेगा। मैं इसी चीज़ की दाई हूँ, आई एम एन एडवोकेट ऑफ पीस एट दिस पॉइंट इन टाइम। बहुत कदूरतें और दूरियां तो हैं ही हैं, बट यू समहाउ हैव टू मैनेज विद दैट। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। हर हुकूमत आती है वो एक तरीके से काम करती है, हर ऑपोजिशन का एक तरीका होता है। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्याजी साहब, मसला ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी,
और सहाफ़ियों के ऊपर, अपने से मुखालिफ सियासतदानों के ऊपर हैवी हैंडेडनेस होती थी। मैं तब भी यही अर्ज़ करती थी और मैं अब भी यही अर्ज़ करूँगी कि अगर आप हुकूमत में हैं और अपने मुखालिफिन के साथ वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली सिचुएशन करते हैं, तो फिर जब अपोजिशन में जाएंगे तो दूसरी जो जमात है वो भी यही करेगी। आज मैं इस हुकूमत के बारे में भी यही कहने को मजबूर हो गई हूँ कि अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी तो फिर एक्सपेक्ट वही करना चाहिए जब आप अपोजिशन में जाएं कि आपके साथ भी यही होगा। ये विशस सर्कल बन जाएगा। न्याजी साहब, आप एक जीरक सियासतदान हैं, सियासत के अंदर अगर ये विशस सर्कल शुरू हो जाए तो इस सर्कल को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन तोड़ेगा, कौन पहल करेगा इसको तोड़ने में? देखिए, बात फिर वही आ जाती है जिसमें मैं पहले यहाँ से शुरू हुआ था कि मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि किसी को गरा गुजरे, लेकिन ये है कि ये जो कुछ भी हमारे मुल्क में हो रहा है, जब से शुरू हुआ है 2014 से ले लें, जो हुआ और जिस तरीके से हुआ, बेमकसद हुआ, उसके क्या मकासद थे, क्यों था, दैट वाज जस्ट कलेक्शन का एक तरीकाकार था कि आज से हम अपनी कलेक्शन शुरू कर देंगे और ये हमारा तरीकाकार होगा कि हम कैसे करेंगे कलेक्शन और कौन कौन सा हरबा इस्तेमाल करेंगे कलेक्शन करने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है, इमरान खान की पॉलिटिक्स, इमरान खान को मैं आज तक सियासतदान नहीं समझ सकता। न वो सियासतदान है, न वो कभी सियासतदान बन सकते। हर किसी की अपना एटीट्यूड होता है, हर किसी अपनी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन होती है। इमरान की एजुकेशन ही ऐसी नहीं है कि जिसमें सियासत का कहीं से नाम गुजरा हो। ऐसा वो पॉलिटिकल रियलिटी तो है ना। बिल्कुल, पॉलिटिकल रियलिटी की बात में और दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे किसी पार्टी का हेड बना दिया जाए और मेरे किरदार के पीछे को और चीजें बैठी हो, ये मोहतरमा ने जो अभी बातें की हैं, जिस तरीके से की है, मुझे एक बात बताएं, जैदी साहब को किस केस में पकड़ा गया? फ्रॉड के केस में। जैदी साहब ने फ्रॉड किया था और फ्रॉड उसमें गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक था उसके अंदर? आज से 13 साल पहले खान साहब का टेरन का जो केस है, क्या वो गलत केस है? इमरान की अपने बयान हल्फी पड़े हुए कैलिफोर्निया की अदालत के, उसमें कौन सी बात गलत है? तफसील बातें निकले ना, आगे निकले, सियासत की बात करें। मैं सियासत की बात में इसमें आ रहा हूं। देखिए, इस मुल्क में जब तक ये बैठा है आपको अमन नहीं मिलेगा। इस मुल्क में पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी नहीं मिलेगा। तो एलिमिनेशन तो नहीं हो सकती ना न्याजी साहब, पॉलिटिकल एलिमिनेशन, या फिर वो जो इल्जाम लगाते हैं कि आप मतलब गवर्नमेंट उनको वैसे ही एलिमिनेट करना चाहती है, जानी तौर पर मार देना चाहती है। अभी उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि ईद के दिनों के अंदर भी जमान पार्क के अंदर अच्छा खासा कोई नहीं मारना चाहता, बिल्कुल सब ड्रामा, सब झूठ है, सब अपना फ्रॉड है, कोई नहीं मारना चाहता उसको। वो अपनी मौत आप मर जाएगा, मुझे पता है। मैं इनको तो जुमा 4 दिन होगा उसको पहचानते हुए, हमारी तो जमपन जिसे कहते इकट्ठी है, और मैं तो उसको बचपन से लेके आज तक की मैं उसके सारे किरदारों को जानता हूँ। क्वेश्चन है, देखे उसको कोई नहीं मारने लगा। मारने वाली सूरत हाल हो ही नहीं सकती इमरान खान के साथ। ये सब ड्रामेबाजियां जो हो रही हैं, जिस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की एक्सट्रीम कोशिशें हो रही है, कोशिश तरीके से मुल्क को अफरा तफरी होगी, इकॉनमी तबाह होगी, इकॉनमी तबाह होगी तो उसका मुल्क तबाह हो जाएगा। अब यह मोहतरमा जो फरमा रही थी IMF के साथ तबाही फिर गई। मोहतरमा जरा जहांगीर तरीन, क्या नाम है, जहांगीर शौकत तरीन साहब की ऑडियो टेप सुन लें। वजीर ठीक हो गया let me get an answer from Alia about this. Let me get an answer from Alia. Alia, क्लोजिंग की तरफ जाना है, मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा न्याजी साहब के इल्जामात का जवाब भी। देखिए, मेरी एक बात सुने, ये सारे इल्ज़ाम लगा चुके हैं या आगे भी इल्ज़ाम लगाएंगे। इन्होंने सबसे पहले तो इल्ज़ाम ये लगाया कि जी सियासत में इमरान खान को होना ही नहीं चाहिए ना। मैं सिर्फ आज ये बता दूं, कोई टॉक शो ले लें, कोई ट्वीट ले लें, कोई इनके लीडर की तकरीर ले लें, कोई इनके लीडर की ट्वीट ले लें, कोई जलसा ले लें, कोई घर का फंक्शन ले लें, कोई शादी की तकरीब ले लें, वो इमरान खान के नाम के से शुरू होती है, इमरान खान के नाम पे ख़त्म होती है। ये माइनस करके देखिए इमरान खान को, ये माइनस करेंगे, अवाम प्लस करेगी। सियासत उससे शुरू होती है और सियासत उससे
उसी पे ख़त्म होती है, ये छोड़ दें। ये इट्स नॉट अबाउट पीटीआई, इट्स अबाउट पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैंने यही कहा था कि डिसाइड करने दें अवाम को। और ये जो जितनी सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं आज सिर्फ इतना बता दूं, आइन शिकनी करके ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरती से इन्होंने एक चीज पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट। ये बिल्कुल गलत है। मैं बता दूं, पार्लियामेंट को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी आइन में तरमीम करने के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की तरमीम हो। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, हम आर्टिकल 81D, हम आर्टिकल 82 को क्यों नहीं पढ़ते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर्स की कोई अप्रूवल पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं होती है। इस डिबेट को पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती, ये पार्लियामेंट वर्सेस आइन है। और आइन शिकनी जो भी कर रहा है उस पे तो इन्हें अदालत लगेगी आपकी नजर में। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। वजीर दाखिला से लेकर मैं ताली बजा लेता हूं, मैं ताली बजाता हूं आपके इस कमेंट्स पे, मैं ताली बजा लेता हूं। देखें अनिका बात की है इस कमेंट्स पे। ठीक हो गया। अनिका बात की है कि ये नहीं समझ देखिए हमें समझने की बात ये है, सियासतदानों से ज्यादा जल्दी चीफ जस्टिस साहब को इलेक्शन कराने की बात ताली बजाई जा सकती है। आलिया बीबी आपके कमेंट्स पे ठीक है, ठीक है न्याज साहब। मैंने तो कानून का जो पढ़ा है, मैंने आपको बता दिया कि चार्ज एक्सपेंडिचर्स होते क्या है, कंसोलिडेटेड एक्सपेंडिचर्स होते क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। Let me take closing remarks of ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, मेरे पास 30 सेकंड। देखिए अनिका बात की है, और यही मुझे सिखाया गया और यही मेरे जी ब्रिगेडियर साहब, ट्रेनिंग है। अनिका बात की है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दे डोंट हैव टू आस्क द पार्लियामेंट, इसमें नहीं आती है। ये मेरी ऑनेस्टली मैं बताऊं कि पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया हुकूमत को कि आप फंक्शनिंग करें। और ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। यस हाँ, अगर बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, डिले कर लेते हैं थोड़ा बहुत, यस, ठीक हो गया। अदरवाइज इलेक्शन हैव टू बी ऑन 14। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया। आली हमजा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, शो का वक्त खत्म हो गया, अदरवाइज वी वुड हैव कंटिन्यूड विद द डिस्कशन। अल्लाह हाफिज़ नासिर।